आहूजा ब्रदर्स की ओनली वन वाइफ 31 to 35। जैसे ही एक एक कर गार्डन में सारी लाइट ऑन हुई, ठीक वैसे ही पंछी की आंखों में तेज रोशनी पड़ी और उस तेज रोशनी के पड़ते ही पंछी बुरी तरह से डर कर सहम गई। उसकी आंखें चौंधिया गई और वो अपनी आंखों को कसकर बंद कर ली, साथ ही अपने बच्चों को भी जोर से अपने सीने से लगा ली, जैसे उसे डर हो कोई उसके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाए या चोट ना दे। तेज रोशनी ने पंछी की आंखों में काफी ज्यादा असर किया था, जिस कारण वो उन्हें खोल भी नहीं पा रही थी। पंछी का दिमाग, जिसमें जरा सा भी दिमाग था ही नहीं, वो इस समय अब पूरी तरह से डर की वजह से ब्लैंक हो चुका था। अगर उसे कुछ याद था तो सिर्फ अपने बच्चों को बचाने का। तभी पंछी को महसूस हुआ कुछ कदम उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, जिन्हें अपनी तरफ बढ़ते हुए महसूस कर और उन कदमों की तेज आवाज को सुनकर पंछी पहले से भी ज्यादा घबराने लगी। बंद आंखों के साथ ही वह बच्चों को और कसने लगी, जिससे उसकी बेटी रोने लगी। शायद अपनी माँ की तेज पकड़ में उसे दर्द होता हो। पंछी घबराई हुई ही थी कि उतने में ही उसे अपने कानों में जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। उद्धरण चिन्ह लिटिल प्रिंस। जैसे ही पंछी के कानों में ये दो शब्द पड़े, उसकी डरी सहमी बंद आंखें हैरान सी हुई। तभी वापस से आवाज आई, लिटिल प्रिंस आंखें खोलो। पंछी उस आवाज को सुन समझ नहीं पाई, क्या करे कैसे करे, क्या आंखें खोले, और अगर उसकी आंखें खुलते ही कोई बुरा राक्षस उसके सामने आ गया तब वो क्या करेगी। पंछी अपनी आंखें नहीं खोल रही थी, ना ही अपनी पकड़ बच्चों से ढीली कर रही थी। पास ही खड़े रुद्रांश, रुद्राक्ष, रुद्रवीर, रोमांशु ने जब ये देखा तो वो चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। रुद्रांश ने सभी की तरफ एक नजर देखा, फिर गहरी सांस लेकर वो थोड़ा पंछी के करीब गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने गौर से पंछी को देखा, जिसकी बंद आंखें भी डरी सहमी थी। उसने धीरे से हाथ आगे बढ़ाकर पंछी की मजबूत पकड़ से शिवांश को अलग किया, मगर जैसे ही शिवांश पंछी से अलग हुआ, पंछी की आंखें जल्दी से खुली। मगर आंखें खुलते ही इस बार थोड़ी धीमी रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी, जिसके पड़ते ही वो वापस से आंखें बंद की और अगले ही पल खोल ली। पंछी काफी बार आंखें को बंद और चालू कर रही थी। उसकी आंखें उन रोशनी को सहन नहीं कर पा रही थी, जिस कारण वो 2 सेकंड से ज्यादा भी आंखें नहीं खोल पा रही थी। क्वोट। पंछी को रोशनी में आंखें खोलने में स्ट्रगल करते देख रुद्राक्ष रुद्रांश के बगल में बैठा और पंछी के मासूम से नन्हे चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर बोला, लिटिल प्रिंसेस, अपनी आंखें खोलो और देखो अपनी आंखों से बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। अपनी आंखें खोलो प्रिंसेस, और इस खूबसूरत सी दुनिया को महसूस करो जो तुम्हारा इंतजार कर रही है, ताकि तुम उसे देखो, फील करो और अपने आप को इस खूबसूरती में घोल दो। आंखें खोलो ना। बोलते हुए ही रुद्राक्ष की आवाज काफी ज्यादा सॉफ्ट और प्यार केयर से भरी हुई थी। पंछी जो डरी सहमी थी, रुद्राक्ष की बातों को सुनकर धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलने लगती है। और जब उसने आंखें खोली तो इस बार बेहद धीमी सी रोशनी आंखों में पड़ी और रुद्राक्ष का बेहद ही हैंडसम सा चेहरा उसकी आंखों के आगे आया। पंछी अभी भी हल्का सा डर के कारण कांप रही थी, उसके होंठ लगातार हिल रहे थे और आंखें एक अनकहे खौफ से भरी हुई थी। चारों भाइयों ने देखा कि पंछी के मन में बेहद ज्यादा खौफ भरा हुआ है, तो उन्हें बेहद ही बुरा लगा, साथ में खुद पर गुस्सा भी बहुत आया, पर उन्होंने अपने गुस्से पर काबू किया। रुद्रांश ने धीरे से पंछी की गोद से शिवांगी, शिवाय दोनों को भी दूर किया। दूर होते ही शिवांगी वही घास पर बैठ अपने नन्हे नन्हे हाथों से खेलने लगी। क्वोट। तो शिवाय शांत सा सब कुछ नोटिस करने लगा। रुद्रांश बेहद ही प्यार से पंछी का हाथ अपने दोनों हाथों में भर कर बोला, हम हैं तुम्हारे साथ लिटिल प्रिंसेस, घबराओ नहीं और इस रोशनी की दुनिया की देखो। ये उजाले में कितनी खूबसूरत लगती है, देखो इसे महसूस करो, ये बिल्कुल तुम्हारे और हमारे बच्चों की तरह सुंदर और प्यारी है। और हाँ, तुम्हें डरने की या घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम सब हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, और कभी भी तुम्हें हम कुछ होने नहीं देंगे। रुद्रांश की बातों में कुछ तो था जिसने पंछी के अंदर के डर को एक पल में गायब कर दिया और पंछी अपने कांपते हुए होठों के साथ ही उसे एकटक निहारने लगी। तो रुद्रांश हौले से मुस्कुराया और धीरे से पंछी के सामने से साइड हुआ, जिसके साइड होते ही एक बेहद ही खूबसूरत सा गार्डन जो रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था पंछी की मासूम आंखों के आगे आया। उन खूबसूरत से फूलों को पंछी पहली बार देख रही थी, जिन्हें देखते हुए पंछी बार बार पलकों को झपकाती और खोलती और उसकी आंखों में चुभती रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगी और पंछी अब बिना पलके झपकाए ही चारों तरफ देखने लगी। रुद्राक्ष भी अब पंछी से अलग हुआ और तीनों बच्चों को एक जगह पर छोड़ दिया गया। पूरे पैलेस में वेल ट्रेन्ड गार्ड फैले हुए थे, मगर वो ऐसे छुपे थे ताकि पंछी की नजर ना आए और पंछी इतने सारे लोगों को देखकर घबराए ना।
उद्धरण चिन्ह। और छोटे से बच्चे वो भी अपनी माँ की अजीब सी हरकतों की नोटिस करते हुए मुस्कुरा रहे थे। नन्ही शिवांगी, जिसकी शरारतें कुछ कम सी हो गई थी, आज वो भी अपनी जगह से खड़ी होकर गार्डन में घूम रही थी। तारानकन 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 तारानकन। इधर रुद्र अपनी कार में बड़े ही आराम से एक प्लान के साथ रेडी था। वो बस इंतजार कर रहा था रिया के क्लब से बाहर आने का, ताकि वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। और हुआ भी कुछ वैसा ही। रिया नशे में डूबी अपने कुछ दोस्तों के साथ लेट नाइट क्लब से बाहर निकली। वो इस समय काफी ज्यादा नशे में डूबी हुई थी, इतनी कि उसे खुद का होश भी नहीं था और वो ठीक से चलने की हालत में भी नहीं थी। रिया अभी अपनी कार की तरफ बढ़ रही थी दोस्तों को बाय कर, और वो कुछ कदम ही चली होगी, उतने में ही पता नहीं कहाँ से कुछ लड़के रिया के आगे आकर उसका रास्ता रोक है। जिनके ऐसा करते ही रिया अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, हे यू ब्लॉडी इडियट, मेरे रास्ते से हटो। इतना बोल वो साइड से जाने को हुई तो एक लड़के ने उसका रास्ता वापस से रोक कर कहा, चली जाना जाने मन, इतनी भी क्या जल्दी है तुझे, पहले ठीक से तुझे हमें देखने तो दे, उसके बाद चली जाना। दूसरे लड़के ने रिया को बुरी तरह से घूरते हुए कहा, बड़ा ही कमाल का माल है ये तो, आज की रात को जन्नत की शेर करेंगे, खुद भी मजे लेंगे और तुम्हें भी मजे करवाएंगे, मेरी जान बस प्यार से हमारे साथ चलो। इतना बोल वो लड़का जोरों से हंसने लगा। उन लड़कों की बातों को सुनकर रिया का सारा नशा एक पल में कहीं गायब सा हो गया और वो घबराते हुए पीछे कदम लेने लगी और उन लड़कों से बोलने लगी, देखो मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहना, तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ। मगर वो लड़के रिया की बातों को इग्नोर कर उस पर हंसे जा रहे थे और रिया डरी सहमी सी पीछे कदम लेते हुए अचानक से किसी के मजबूत सीने से जा टकराए। तारानकन 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 तारानकन। इंडिया से दूर मिलो दूर, एक बड़े से आलीशान मास्टर बेडरूम में एक बेहद ही हैंडसम सा गोरा चिट्टा लड़का विंडो के पास खड़ा बाहर के नज़ारे को देख रहा था। उसकी आंखें एकदम हरी थी और बेहद ही डार्क खतरनाक नजर आ रही थी। उसके चेहरे के भाव भी बेहद ही डार्क थे। वो अपने एक अलग से ऑरा के साथ ही बाहर के नज़ारे को देख रहा था। तभी कमरे का डोर खुला। क्वोट। और एक लड़का सर झुकाए आते हुए बोला, सर इंडिया जाने की सारी तैयारी हो चुकी है, क्या उसका पता चला? उस लड़के की बेहद धीमी मगर ठंडी आवाज उस जगह पर गूंजी। उस आदमी ने सर झुकाकर डरते हुए बोला, नो सर, अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इतना सुनते ही उस लड़के ने अपनी आंखें बंद की और जब आंखें खोली तो बेहद ही खतरनाक हो चुकी थी। उस लड़के के होठ धीमे से खुले और उसने कुछ कहा जो कोई नहीं सुन पाया। मगर सामने खड़ा आदमी डरते हुए अपने कदम पीछे लेने लगा, उसकी आंखों में खौफ था। अगली सुबह करीब 7 बजे एक फिरंगी सा बेहद ही हैंडसम लड़का काफी सारे बॉडीगार्ड के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकला। वो जैसे ही बाहर निकला एक लंबी गाड़ियों की कतार उसके इंतजार में खड़ी हुई थी। वह लड़का इतना ज्यादा हैंडसम था कि आसपास मौजूद सारे ही लोग मुड़ मुड़ कर उस लड़के को ही देख रहे थे। उसका गोरा चिट्टा मस्कुलर शरीर, 6 फीट 5 इंच हाइट और चश्मे की छुपी पीछे छुपी हरी आंखें जो बेहद ही डरावनी थी, जिसमें ना कोई इमोशन था ना कोई भाव था, मगर वहां बंदा बेहद ही ज्यादा हैंडसम था कि हर कोई उसे देखने के लिए मजबूर हो रहा था। और आसपास मौजूद कुछ लड़कियों की नज़र तो उसे ही घूर रही थी, मगर वह लड़का हर किसी को इग्नोर करते हुए बस अपने रास्ते पर चले जा रहा था। वह लड़का जैसे ही कार के पास पहुंचता है, पास खड़ा एक बॉडीगार्ड सर झुकाकर जल्दी से उसके लिए गेट खोलना है। वह लड़का बड़े ही एटीट्यूड के साथ कार के अंदर बैठता है और उसकी कार हवा से बातें करते हुए तेज रफ्तार के साथ ही वहां से निकल जाती है। उद्धरण चिन्ह। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। दूसरी तरफ 8 बज चुके थे। रुद्रांश और रुद्राक्ष ने आज प्लान बनाया था कि आज वह पंछी को घर की उस कैद भरी जिंदगी से बाहर निकालेंगे और उसे उस दुनिया को दिखाएंगे जो दुनिया उसके लिए एकदम अनजान है। उद्धरण चिन्ह। सुबह का नाश्ता सब कर चुके थे। पंछी को अभी खाना खाते नहीं आता था, क्योंकि उसने 14 साल तक बस सूखी रोटी ही खाई थी, जिस कारण अभी का कोई भी खाना उसे खाते नहीं बनता था। वो बात अलग थी कि वो अपने पतियों को देखकर कैसे खाते हैं खिलाते हैं सीख गई थी बच्चों को खिलाना, मगर उसे खुद से खाना नहीं आता था, जिस कारण आज रुवांशु ने खुद अपने हाथों से पंछी को खाना खिलाया था। उद्धरण चिन्ह। पंछी चुपचाप हॉल में खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर जन्म लिए बच्चे की तरह मासूमियत झलक रही थी। वो बस डरी सहमी सी सामने खड़े रुद्रांश को देख रही थी, जो उसका हाथ पकड़े हुए था और उसे अपने साथ चलने के लिए बोल रहा था। मगर पंछी डरी सहमी सी अपनी जगह से ही नहीं हिल रही थी। पंछी ने आज एक लाइट पिंक कलर की फ्रॉक पहनी थी, जिसे रुद्रांश ने उसे पहनाया था। उसके भूरे बाल हाई पोनीटेल में बंधे हुए थे, जो कि रुद्राक्ष ने बांधे थे।
चेहरे पर सिर्फ हल्का सा पाउडर और होठों पर कुछ भी नहीं, पंछी के नाक कान भी नहीं छिदे थे जिससे वो कुछ पहन सके। मगर वो सिंपल से लुक में बिना कुछ लगाए भी मासूम बच्ची की तरह सुंदर और प्यारी लग रही थी। रुद्रांश ने डरी सहमी पंछी को देखा और बेहद ही प्यार से बोला, डरते नहीं, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, तो फिर डर किस बात का। कहते हुए उसने पंछी के हाथों को सहलाया जिससे पंछी रुद्रांश को मासूम सी नजरों के साथ मासूमियत से देखने लगी। और पता नहीं रुद्रांश की उन चंद बातों ने क्या असर किया जिससे पंछी खुद ब खुद रुद्रांश के साथ बाहर निकलने लगी। पंछी ने आज जैसे ही पहला कदम दरवाजे से बाहर रखा, तेज रोशनी उसकी आंखों से टकराई जिससे पंछी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके कदम अपनी जगह पर जम गए। बाकी सारे भाई पंछी को ही देखने लगे, वो कैसे रिएक्ट करने वाली है, क्या उनके समझाने का असर हुआ उन पर, इस बात का वो इंतजार करने लगे। मगर उनकी एक्सपेक्टेशन से अलग पंछी ने बेहद धीमे से किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी आंखें खोली और उसका एक हाथ आंखों के आगे आ गया, जिससे उसने अपनी आंखों में पड़ने वाली तेज धूप को थोड़ा सा कम किया और धीरे से दरवाजे के बाहर अपना कदम रखा। उसके ऐसा करते ही रुद्रांश, रुद्राक्ष, रुद्रवीर, रोमांशु के होठों पर ना छुप पाने वाली मुस्कान आ गई और वो सब उसके साथ चलने लगे। पंछी ने आज पहली बार बाहर कदम रखा था और उसे बाहर की ये दुनिया काफी अलग मगर अच्छी लग रही थी। उसके कदम धीमे धीमे बढ़ रहे थे और वो डरी सहमी निगाहों से चारों तरफ देख रही थी। और वो चारों भाई पंछी को देख रहे थे, जिनमें से शिवांगी रुद्राक्ष की गोद में थी और शिवाय, शिवांश रुद्रवीर और रोमांशु की गोद में थे। क्वोट। जब वो कार के पास पहुंचे तो पंछी जो हर तरफ मासूमियत से देख रही थी वो वैसे ही मासूमियत के साथ उस कार को देखने लगी। उद्धरण चिन्ह तारानकन 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 तारानकन। इधर जेल में रोकी और रेहान दोनों की ही हालत जेल के अंदर बेहद ही खराब थी। बचपन से ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाले दोनों भाई जो पैसे को पानी की तरह बहाते थे। उद्धरण चिन्ह और जिन्होंने कभी भी खाने की कदर नहीं की, आज उन्हें खाने की अहमियत मालूम पड़ रही थी। और भूख प्यास के चलते वो जेल की रूखी सूखी रोटी भी खा रहे थे। हमेशा बड़े होटल रेस्टोरेंट में खाने वाले और बचे खाने को फेंकने वाले अन्न की कदर ना करने वाले भाई आज रूखा सूखा खाने को ही तरस चुके थे। कुछ दिनों में ही उनकी हालत बेहद ही खराब हो चुकी थी। हमेशा से हैंडसम दिखने वाले ये लड़के आज किसी भिखारी से कम नहीं लग रहे थे। मेले कपड़े मेली काया और 2 दिन में एक ही बार एक ही रोटी मिलने की वजह से दुबले हो चुके थे। दोनों भाई इस समय भूख प्यास से बेहाल नीचे जमीन पर बैठे हुए थे। तभी उनके लॉकअप का डोर खुला और कैदी के कपड़े पहने एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। दोनों भाई उसे हैरानी से देखने लगे क्योंकि वो आदमी उन दोनों को ही देखे जा रहा था। उद्धरण चिन्ह और फिर वो धीरे से चलते हुए उन दोनों के पास गया और दोनों के बीच में जाकर बैठ गया। दोनों भाई हैरानी से उसे देखने लगे। उस आदमी ने धीमी सी आवाज में कहा, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मैं तुम लोगों का शुभचिंतक हूँ और तुम्हें इस कैद से आज़ाद करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। इतना सुनते ही दोनों भाई और भी हैरानी से उसे देखने लगे। तो उस आदमी ने कहा, मुझे यहाँ तुम्हारी माँ ने भेजा है तुम्हें बाहर निकालने के लिए। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाओ, अगले 15 मिनट में हम इस जेल से बाहर होंगे। उस आदमी की बात सुनते ही दोनों भाई और भी ज्यादा चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उद्धरण चिन्ह तारानकन 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 तारानकन। इधर पंछी कार में आराम से बैठी हुई थी और उसी के पास तीनों बच्चे बैठे हुए थे, जिनमें से नन्ही सी शिवांगी कांच पर हाथ रख अपनी आवाज निकाल हंस रही थी, मगर उसकी हंसी धीमी थी, पहले की तरह खिलखिलाकर हंसने वाली नहीं थी। पर इस अलग सी दुनिया को देख वो बेहद खुश थी। तो शिवाय और शिवांश बिना किसी भाव के ही अपनी माँ की तरह खिड़की के बाहर देखे जा रहे थे। पंछी खिड़की के पास बैठी बड़ी ही मासूमियत से विंडो से बाहर देख रही थी और कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। वो पहली बार इस तरह से बाहर की दुनिया को देख रही थी जो उसकी दुनिया से बेहद ही अनजान थी। और उसी कार में चारों भाई भी मौजूद थे, जो पंछी और बच्चों की हर एक हरकत पर नजर रखे हुए थे। उनके आगे पीछे कुछ कार चल रही थी जिनमें गार्ड थे और अब उन भाइयों को अपने इस प्लान पर नाज भी हो रहा था। तारानकन 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 तारानकन। इधर कॉलेज में क्लास खत्म हो चुकी थी और रिया अपने डेस्क पर बैठी किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। वो तब अपने होश में आई जब उसकी एक दोस्त ने उसे आवाज देकर पुकारा। रिया अपने होश में आई और हल्के से मुस्कुराई और धीरे से अपनी किताबों को समेटकर अपनी दोस्त से बात किए बगैर ही क्लास से बाहर निकली और सीधे उस रूम के सामने जा खड़ी हुई जो रुद्र का केबिन था। रिया ने बेहद हिम्मत की और केबिन का डोर खोल अंदर चली गई।
एस्टरिस्क 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 कमेंट करते हुए जाए, साथ ही फॉलो करना ना भूले, स्टिकर हो तो जरूर दे। कॉलेज की खाली सी गलियों से गुजरती हुई रिया तेज कदमों से फैकल्टी केबिन की ओर बढ़ी। दिल जरा तेज धड़क रहा था, चेहरे पर काफी सारा डर भी भरा हुआ था, लेकिन आंखों में साफ इरादा था कि आज वो बिना डरे रुद्र से बात करेगी और जो उसने उसकी मदद की उसके लिए रुद्र को थैंक्स भी जरूर बोलकर रहेगी। उद्धरण चिन्ह। इधर रुद्र अपने केबिन में अपने अंदाज में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर पैर फैलाए बैठा था। हाथ पेपर बैग था जिसके साथ वो खेल रहा था। तभी बिना दस्तक दिए रिया अंदर दाखिल हुई। ठक ठक जैसी कोई आवाज नहीं थी। यूं इस तरह बिना नोक की डोर खुलने पर रुद्र की आंखें एकदम सर्द लाल हो गई। उसका एक हाथ अपने पॉकेट में रखी गन पर चला गया जिसे वो बस निकालने ही वाला था, लेकिन तभी उसने रुद्र की निगाह सीधी रिया पर पड़ी और उसकी आंखें पल भर में किसी शिकारी की तरह तेज हो गईं। उसने रिया को बेहद ही खतरनाक अंदाज में देखा, जैसे वो अभी ही सीधे रिया के सर पर 6 की 6 गोली डाल देगा। रिया का गला सूख गया जब उसने रुद्र की उन खतरनाक आंखों को देखा। उसे साक्षात यमराज रुद्र के भेस में नजर आने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और पूरी हिम्मत कर बोल ही डाली। सर, उसने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, कल आपने उन शराबी लड़कों से मुझे और मेरी इज्जत को बचाया। मैं उसका शुक्रिया कहना चाहती हूँ। रुद्र की भौहें ये सुनकर तनिक उठी, लेकिन वह चुप रहा। उसकी निगाहें रिया की हिम्मत को पढ़ रही थी, पर वो खामोश था। रिया ने गहरी सांस ली और बोली, उसी के लिए मैं आपको आज रात अपने घर डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ। ये सिर्फ एक थैंक यू है, आपकी मदद के लिए। प्लीज सर, मना मत कीजिएगा। इतना कहकर वह बिना रुके या जवाब का इंतजार किए तेजी से मुड़ गई और केबिन से बाहर निकल गई, क्योंकि वो बेहद ज्यादा दर्ज हो गई थी और उसकी हिम्मत उसका साथ छोड़ चुकी थी। तो रुद्र कुछ पल तक बस उसी दरवाजे को देखता रहा जिससे रिया बाहर गई थी। फिर उसके होठों पर एक रहस्यमय ठंडी सी मुस्कान आ गई। उसने होले से होठों को खोला और ईवल स्माइल करने लगा, जैसे वो यही चाहता था। क्वोट। तारानकन 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 तारानकन। घने जंगल की चुप्पी में हर पत्ता जैसे साजिश की सरगोशी कर रहा था। रॉकी और रेहान जेल से हाल ही में भागे थे। भागते भागते वो उस कैदी के पीछे चले आए थे जिसने उन्हें आज़ादी का झांसा दिया था। लेकिन अब वो झांसा किसी और ही रास्ते की ओर मुड़ गया था। सामने काले पत्थरों से बना एक पुराना खंडहरनुमा महल था। जैसे सदियों से कोई वहां आया ही न हो, लेकिन वहां की हवा में आज कुछ ज्यादा ही हरकत थी। चारों ओर से घना जंगल, पेड़ों पर चीलों की फड़फड़ाहट और दूर से आती शेर चीते की दहाड़ें, सब कुछ जैसे दोनों भाइयों के रोंगटे खड़े करने को काफी था। रेहान फुसफुसाया, भाई, ये कहाँ आ गए हम? रॉकी ने चारों ओर देखा। पता नहीं, लेकिन ये जगह सही नहीं लग रही। तभी वो कैदी, जिसकी आंखों में अब तक राहत की चमक थी, तेज हंसी में बदल गई। उसकी हंसी गूंजती हुई, डरावनी और बेइंतहा साजिश भरी। उसे यूं हंसते देख दोनों भाई चौंके और एक दूसरे को देखने लगे। रॉकी डरते हुए बोला, कौन हो तुम और ऐसे क्यों हंस रहे हो? मैं कौन हूँ और तुम दोनों को यहाँ क्यों लाया गया है? ये बात हम बाद में करेंगे, पर ये जान लो अब से तुम अपनी मौत के बेहद करीब आ चुके हो। दोनों भाई सकते में आ गए और डरते हुए उस आदमी को देखने लगे। तो वो आदमी उसी हंसी के साथ बोला, मैं सिर्फ एक मोहरा हूं। वो आगे बढ़ा और गहरी आवाज में बोला, तुम्हें माफिया किंग रुद्रांश आहूजा ने यहाँ लाने का हुक्म दिया था। जिस तरह 14 सालों तक तुमने और तुम्हारे परिवार ने बॉस की लेडी को कैद रखा, ठीक वैसे ही अब तुम दोनों उसी पिंजरे के नए मेहमान हो। ये महल उसका प्राइवेट जेल है, जिसका किसी पुलिस रिकॉर्ड में कोई नाम निशान नहीं, ना ही दुनिया को इस जगह के बारे में पता है, और अब यही तुम्हारा नया घर या जहनुम बोलो सब है। रॉकी और रेहान की सांसें थम गईं। वे एक दूसरे को देखते हुए बोले, मतलब अब हम कभी बाहर नहीं जा सकेंगे? उस आदमी की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। अब नहीं, ये जंगल निगलता है, छोड़ता नहीं। अचानक पेड़ों के पीछे से कई गार्ड्स निकलकर आए, काले मास्क, हाथों में बंदूकें। किसी ने कुछ कहा नहीं, बस इशारा किया और दोनों भाइयों को खींचते हुए महल के अंदर एक अंधेरे गलियारे में ले गए, जहां सूरज की रोशनी तक झांकने से डरती थी। बदबू, सीलन और बंद कमरों की साए साए। और वहीं एक लोहे का दरवाजा बंद हुआ। ठक। अब वो दोनों माफिया की दुनिया के कैदी थे, बिना मुकदमे, बिना सजा के, बस जिंदगी भर के लिए। और उनके साथ क्या होने वाला था आगे, ये उन्हें खुद भी नहीं पता था।
तारानकन 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 तारानकन। दूसरी तरफ शहर के सबसे बड़े और महंगे हॉस्पिटल के एक फ्लो में सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक जंग जारी थी। जिंदगी और मौत की जंग। पंछी सफेद बेड पर चुपचाप लेटी थी। उसका चेहरा निस्तेज, पर हाथ में रुद्रांश की उंगलियां कसकर जकड़ी हुई। उसे एक स्पर्श से जैसे उसे हिम्मत मिली हो। डॉक्टर जो उसके आसपास हलचल कर रहे थे, उन्हें वो बिना डरे अपना इलाज करने दे रही थी। वरना वो पंछी जो जरा सी आवाज से कांप जाती थी, आज एकदम स्थिर थी। दूसरी ओर नन्ही शिवांगी का फुल बॉडी चेकअप हो रहा था। आहूजा भाइयों ने उसके इलाज के लिए देश से बाहर से स्पेशल हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलवाया था। डॉक्टर ने नर्म पर ठंडी आवाज में कहा, शिवांगी को जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन एक सामान्य बच्ची की तरह वो कभी नहीं जी पाएगी। ना दौड़ सकेगी, ना खेल पाएगी, और अगर समय रहते उपयुक्त थॉट नहीं मिला तो वो धीरे धीरे मर जाएगी। ये सुनकर आहूजा भाइयों की आंखों में वो डर उतर आया जिसका कोई नाम नहीं होता। बेटी को खोने का डर। रुद्राक्ष दीवार की ओर मुंह करके चुप हो गया। रुद्रवीर डॉक्टर से सवाल पर सवाल कर रहा था, जबकि रुवांशु बस शिवांगी का मासूम चेहरा देखता रहा। उधर डॉक्टरों ने पंछी के गले की रिपोर्ट भी सामने रख दी थी। उसका ब्रोकल सिस्टम पूरी तरह डैमेज है, डॉक्टर बोले। अब उसकी आवाज कभी वापस नहीं आ सकती, और अगर उसने जबरदस्ती बोलने की कोशिश की तो जान को भी खतरा हो सकता है। रुद्रांश ने धीरे से पंछी के माथे पर हाथ रखा। उसकी आंखें भीगी थीं, पर चेहरा मजबूत बना रखा था, क्योंकि उसे टूटना नहीं था। ना पंछी के लिए, ना शिवांगी के लिए। नन्ही शिवांगी रुद्रांश के केबिन में बड़े से मॉडर्न सोफे पर बैठी पास रखे सामानों से खेल रही थी। उसके आसपास ढेर सारे सामान बिखरे पड़े थे। साथ ही सोफा की ऊंचाई इस हिसाब से सेट किए कि शिवांगी खुद है उस पर चढ़ भी जाती और उतर भी जाती। वो बार बार बस यही कर रही थी। सोफे पर चढ़ती, नीचे उतरती, खिलौने से खेलती, तो फिर हर तरफ चक्कर लगाती और वापस आकर बैठ जाती। कभी अपनी चेयर पर बैठकर काम कर रहे रुद्रांश के पास जाकर उसके पैरों को पकड़ किसी झूले की तरह झूलती, और रुद्रांश भी अपनी बेटी की इस हरकत पर बस मुस्कुरा देता। पास ही भानु खड़ा था, जो उस नन्ही सी चूहिया की हरकतों को देख मुस्कुराए जा रहा था। साथ में कैमरे में ये सारे ही पलों को रिकॉर्ड भी कर रहा था। क्वोट। साथ में शिवांगी का ध्यान भी रख रहा था, क्योंकि उसके बॉस ने ये जिम्मेदारी उसे जो सौंप रखी थी। क्वोट। शिवाय और शिवांश इस समय यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि रुद्रांश ने उन्हें पंछी के साथ घर भेज दिया था। मगर रुद्राक्ष पंछी और बच्चों को घर ले जाने की जगह कहीं और ही ले गया था। उसके साथ में रुद्रवीर, रुवांशु भी मौजूद थे। शहर की पहुंच से दूर एक घना जंगली इलाका था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। ये जगह किसी रहस्य की तरह छुपी हुई थी, लेकिन जो एक बार यहाँ आ जाता उसका मन यहीं ठहर जाता। चारों ओर प्रकृति की सुंदरता अपनी पूरी शान से बिखरी हुई थी। सामने एक चौड़ी, शांत बहती नदी थी, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का नीला रंग भी शर्मा जाए। उसके किनारे रंग बिरंगे फूलों से लदे पेड़ खड़े थे, जैसे किसी चित्रकार ने तुलिका से इस नज़ारे को सजाया हो। कहीं कहीं से छोटे छोटे झरने बहते थे, जिनकी मधुर आवाज वातावरण में एक अनोखा संगीत घोल रही थी। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर पड़ती, मानो सोने की धूल बिखर रही हो। यहाँ की हवा में एक ताजगी थी, न ज्यादा ठंडी न गर्म, बस सुकून से भरी हुई। ये जगह सचमुच किसी स्वर्ग का टुकड़ा लगती थी, शांत, पवित्र और हर शोर से परे। पंछी तो बस अपनी आंखों को हैरान सी खोली हर तरफ सर को घुमाए देखे जा रही थी। उसके लिए ये नज़ारा किसी कल्पना से परे था, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना हो। उद्धरण चिन्ह। ना ही उसके दिल में कभी ऐसा ख्याल आया हो कि वो भी कभी ऐसे ही किसी जगह पर जाएगी। पंछी ऐसे देख रही थी जैसे उसे यकीन ही ना हो कोई ऐसी भी कोई दुनिया हो सकती है, और वो उस दुनिया में जा सकती है। रुद्राक्ष की नज़र बस पंछी पर थी और वो पंछी को देख मुस्कुराते जा रहा था। रुद्राक्ष ने पंछी को देखते हुए मन में कहा, ये तो बस शुरुआत है लिटिल प्रिंसेस, आगे तो बहुत कुछ बाकी है। भले ही हम तुम्हारी आवाज वापस न ले सके, मगर तुम्हें बातों को समझना तो सिखा ही सकते हैं। भले ही हम बीते सालों को बदल ना सके, पर आने वाले हर एक पल को यादगार और खुशहाल तो बना ही सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। और जल्द ही वो पल आएगा जब तुम्हारे अंदर का सारा डर खत्म हो जाएगा और तुम नॉर्मल हो जाओगी। क्वोट। सोचते हुए ही रुद्राक्ष के होठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो दिल से निकली थी। क्वोट। और शायद कोई ऐसे इन्हें देख ले तो आंखों पर यकीन ही ना करे। उद्धरण चिन्ह।
तो वहीं पर शिवाय और शिवांश भी थे, जो जमीन पर बैठे हुए थे, और उनके पास ही उनके दोनों पिता थे, जो उन दोनों से बातें कर रहे थे, मगर मजाल हो दोनों भाई की जो अपने पिता की बातों का जवाब भी दे। रुद्रवीर ने काफी प्यार से कहा, पापा बोलो बेटा पापा। रुवांशु बोला, डेडा बोलो ना डेडा। दोनों भाई बच्चों को बार बार एक ही शब्द बोलने के लिए कह रहे थे, जिस कारण शिवाय और शिवांश के चेहरे पर चिड़बाले भाव साफ नजर भी आ रहे थे। बार बार अपने पिता के मुंह से एक ही शब्द सुनकर शिवाय ने बेहद गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मम, माँ। तो शिवांश भी बोला, माँ। रुद्रवीर, मम माँ नहीं पापा। बोलो, क्वोट। शिवाय चिल्लाते हुए, मम माँ। रुवांशु, माँ नहीं डेडा। शिवांश आंखें दिखाते हुए, माँ। दोनों भाई बार बार उन्हें खुद को पिता कहकर पुकारने को बोल रहे थे, मगर दोनों भाई बस माँ और मम्मा ही बोल रहे थे, जिस कारण दोनों भाई काफी उदास हो चुके थे। तो पंछी वहीं पर बैठी उन बाप बेटों की इस छोटी सी नोकझोंक को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मगर वो इतना जानती थी, उसे और उसके बच्चों को उसके पतियों से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, जिस कारण वो अब डरी सहमी नहीं थी, बल्कि बाप बेटों को साथ में समय बिताने दे रही थी। मगर माँ होने के कारण उसका दिल थोड़ा डर जरूर रहा था। तभी रुद्राक्ष ने पंछी को गोद में उठा लिया, जिससे पंछी घबरा सी गई और अनजाने में उसकी बाहें उसके गर्दन पर लिपट गई। मगर तभी रुद्राक्ष सीधे उसे लिए नदी में उतर गया और झरने के नीचे खड़ा हो गया, जिससे झरने का पानी दोनों पर गिरने लगा। तो पंछी पानी पड़ते ही अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है और कांपते हुए रुद्राक्ष के सीने से ही लिपट जाती है। रात का समय, एक बड़ी सी काली कार बजाज हाउस के सामने आकर ठहरी। उसकी चमकती हुई बॉडी और धीमा ब्रेक लगने का अंदाज ही बता रहा था कि कोई खास आने वाला है। कार का दरवाजा खुला और बाहर निकला रुद्र। आंखों पर स्टाइलिश चश्मा, गहरे नीले रंग का फिटिंग वाला कोट पैंट, और चेहरे पर वही पुराना लेकिन अब कुछ बदल चुका सा सख्त आकर्षण। हवा के हल्के झोंके ने उसकी झुलसती आंखों में छुपे गुस्से को और भी नुकीला बना दिया। रुद्र ने धीमे से चश्मा उतारकर अपनी आंखों को राहत दी और फिर उस भव्य बंगले की ओर देखा, बजाज हाउस। उसकी आंखों की पुतलियां गुस्से से सुर्ख हो गईं। होठों से एक ठंडी सी फुसफुसाहट निकली। बस कुछ दिन और मिस्टर एंड मिसेस बजाज, उसके बाद ये घर तो रहेगा, लेकिन इसमें रहने के लिए तुम लोग नहीं रहोगे। जितना दर्द मेरी प्रिंसेस और उसकी मोम को तुम लोगों ने दिया है, कसम है मुझे, उससे कई गुना ज्यादा दर्द तुम सबको दूंगा। खून के आंसू रोओगे बहुत जल्द। अपनी मुट्ठी को कसते हुए वह आगे बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन पर उसका इरादा उतरता जा रहा था। गेट पर पहुंचकर उसने बेल बजाई। आवाज दरवाजे के भीतर गूंजी और कुछ ही सेकंड बाद दरवाजा खुला। दरवाजे पर खड़ी थी रिया। जैसे ही रिया ने रुद्र को देखा, उसकी खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने खुशी से बोली, आप आ गए सर, मुझे यकीन था आप जरूर आओगे। उसकी बात सुन रुद्र टेढ़ा मुस्कुराया और उसकी आंखों में खतरनाक भाव आ गए। रिया की बात सुनते ही रुद्र के होठों पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। वह हल्के से सिर झुकाकर टेढ़ी मुस्कान के साथ रिया को इस तरह देखने लगा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को तौल रहा हो। रिया की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसे अपनी सबसे कीमती चीज मिल गई हो। रिया आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने एक आकर्षक ड्रेस पहन रखी थी जिसमें उसकी मौजूदगी और भी दमक रही थी। रुद्र की निगाहें एक पल के लिए उसके सिर से लेकर पैरों तक गईं और फिर एक अलग ही अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, इतनी खूबसूरत लड़की ने रुद्र को बुलाया है तो मुझे तो आना ही था। कहते हुए उसने हल्के से इशारा किया कि रिया रास्ते से हट जाए। रिया रुद्र की बात सुनकर पहले तो शर्मा गई, फिर रिया ने उसकी बात को समझते हुए अपने माथे पर हल्की सी चपत मारी और मुस्कुराकर बोली, ओह, मैं तो भूल ही गई कि आपको अंदर बुलाना है। फिर वह एक तरफ हट गई। रुद्र ने एक ठंडी सांस ली और घर की ओर एक नजर डाली। अगले ही पल उसने धीरे धीरे अपना पहला कदम दरवाजे के भीतर रखा। घर में कदम रखते ही उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया, हल्के से बुदबुदाया, बस कुछ दिन और। उसके शब्दों में कुछ छुपा हुआ था, कोई योजना, कोई इरादा। इसी बीच रिया ने चहकते हुए कहा, सर, डिनर रेडी है, मम्मी पापा भी आपका इंतजार कर रहे हैं। वो मासूम सी मुस्कान लिए उसका हाथ थामने को आगे बढ़ी। रुद्र ने बिना किसी भाव के अपनी आंखें झपकाए और चुपचाप उसके साथ डाइनिंग हॉल की ओर बढ़ गया। मिस्टर एंड मिसेस बजाज रिया के बार बार कहने पर आखिरकार डाइनिंग टेबल पर बैठ ही गए थे। रिया बार बार कहती रही कि आज रुद्र आहूजा हमारे घर डिनर पर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये सब महज एक मजाक लगा।
कौन विश्वास करेगा कि देश का सबसे खतरनाक नाम, द माफिया लिटिल किंग, रुद्र आहूजा, रिया के बुलावे पर डिनर के लिए आएगा। दोनों पति पत्नी ये सब मजाक समझ ही रहे थे, लेकिन तभी डाइनिंग रूम के दरवाजे से रिया की आवाज गूंजी, मॉम, डैड, मिलिए रुद्र सर से। और उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए एक शख्स भीतर आया। काले कपड़े, गहरे नुकीले चेहरे के भाव, आंखों में आग सी लपटे और चाल में ऐसा ठहराव जैसे समय भी उसके लिए रुक जाता हो। यह कोई आम आदमी नहीं था, रुद्र आहूजा, द माफिया लिटिल किंग। मिस्टर और मिसेज बजाज की आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उनकी सांसें एक पल को थम गई हों। उनकी बेटी जो अब तक उन्हें मजाक करती लग रही थी, आज उनके सामने एक जिंदा तूफान लेकर खड़ी थी। रुद्र की आंखें बेहद खामोशी से मगर नुकीली तलवार जैसी सीधी जाकर मिस्टर और मिसेज बजाज पर टिक गईं। वह देख नहीं रहा था जैसे उन्हें पड़ रहा हो। उसकी नज़रों की तपिश इतनी तीव्र थी कि मिसेज बजाज की उंगलियां कांप गईं और मिस्टर बजाज के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वहीं पास ही बैठा रिया का भाई रेहान, जो उस वक्त फोन में व्यस्त था, जैसे ही उसने रुद्र को देखा एकदम से अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो रुद्र आहूजा। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। रिया ने मुस्कुराकर सबसे मिलवाया, रुद्र सर, ये मेरे मम्मी पापा हैं और ये मेरे भाई रेहान। रुद्र ने कोई मुस्कान नहीं दी, कोई हाथ नहीं मिलाया, बस एक तीखी, बेहद ठंडी और सख्त नजर उन तीनों पर डाली। उस नजर का असर ऐसा था कि एक पल को ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा जमी हुई हो। मिस्टर बजाज की उंगलियां डाइनिंग चेयर के हत्थे पर कस गईं। मिसेज बजाज ने रिया की ओर देखा, डरी हुई, उलझन में। और रेहान, उसकी आंखें अब भी रुद्र की निगाहों से नहीं हट पा रही थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक माफिया उनके घर पर है। उद्धरण चिन्ह। रिया ने रुद्र को डिनर के लिए चेयर पर बैठने को कहा, मगर रुद्र ने रिया से कहा, तुम मुझे अपना घर नहीं दिखाओगी। रिया खुश होकर बोली, ओ हम सर, चलिए मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। बोलकर वो रुद्र को साथ चलने के लिए बोली और उसे अपना पूरा घर दिखाने लगी। मगर रुद्र उस घर को देखकर हर एक चीज इमेजिन कर रहा था। कैसे इस घर में पंछी की मोम जेनेलिया के साथ मिसबिहेव हुआ होगा, कैसे उन्हें अपने पति के धोखे का पता चला होगा, और कैसे जेनेलिया की जान गई होगी। रुद्र हर कोने हर जगह को देखकर सब इमेजिन करते हुए उस दर्द को जी रहा था जो जेनेलिया ने जिया था, और उस दर्द को फीलकर रुद्र की आंखें सख्त हो गई। उसके कदम एक जगह पर रुक से गए। रिया ने ये देखा और बोला, सर ये तो इस घर का स्टोर रूम है, यहाँ पर काफी सारी धूल होगी, ये देखने लायक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र ने ये सुना और उसकी आंखें और भी कठोर हो गई, जिसे देखते ही रिया डर सी गई। तो रुद्र की नज़र उस स्टोर रूम में चली गई जहां पर उसे पता था 14 साल तक पंछी कैद में रही। उस स्टोर रूम को देख रुद्र का मन किया सारे के सारे बजाज को इसी रूम में उम्र भर के लिए कैद कर दे, मगर उसने अपने गुस्से को काबू में किया और अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। रिया ये सब कुछ देखकर एकदम हैरान रह गई। उसे लगा नहीं था कि रुद्र जैसा इंसान उसके घर की स्टोर रूम में इंटरेस्ट लेगा। वो भी रुद्र के पीछे उस रूम के अंदर गई जहां पर जाना तो दूर की बात, वो इस जगह से गुजरती भी नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। रुद्र ने जैसे ही अंदर कदम रखा, ठीक वैसे ही रुद्र को घुटन सी महसूस हुई। उसकी चिलसी नजर उस स्टोर रूम के हर कोने को बारीकी से देखने लगी। साथ ही उसे अपनी आंखों के आगे मासूम सी पंछी नजर आने लगी, जो रोते सिसकते सिमटकर एक कोने में बैठी हुई थी। भूख प्यास से तड़पते हुए, डरी सहमी अपने किस्मत से लड़ते हुए, सूखी रोटी खाते हुए। रुद्र को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आंखों के आगे पंछी को देख रहा है और उसके हर एक दर्द को खुद जी रहा है। रिया रुद्र को यूं इस तरह से हर जगह को ध्यान से निहारते हुए पाकर बोली, क्या हुआ सर, ऐसे क्या देख रहे हो? यहाँ पर तो सिर्फ बेकार सामानों के अलावा कुछ और है भी नहीं। रिया की आवाज से रुद्र वापस अपनी दुनिया में आया और उसकी आंखें एकदम भयानक सी हो गई। उसका मन किया अभी पॉकेट से गन निकाले और सारे बजाज का आज अंत कर दे, मगर वो इतनी आसान मौत भी इन्हें देना नहीं चाहता था, जिस कारण उसने किसी तरह से अपने गुस्से को काबू में किया और बिना कुछ बोले उस कमरे से बाहर निकल गया। तो रिया वो रुद्र की हरकत को समझ नहीं पाई और हैरान सी उसे देखती रही। तारानकन 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 तारानकन।